नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये पूरा मॉक टेस्ट आपके 100 मार्क्स का होगा। पूरे 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस जीके से होंगे और बाकी के 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से संबंधित होंगे। यह मॉक टेस्ट आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, जहां पर भी जनरल पेपर पूछा जाना है यूके SSSC की तरफ से, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको केवल इतना करना है, पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और साथ ही अपना स्कोर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं इस मॉक टेस्ट के बेस पर, तो इसमें अगर आपके 70 के करीब मार्क्स आ जाते हैं, 70 के नज़दीक, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का 13वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी स्वरों में वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, विवृत स्वर। देखिए, जब हम जीभ के आधार पर यानी कि उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हम उनको बांटते हैं। एक होते हैं आपके अग्र स्वर, जहाँ पे जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग होता है, मध्य स्वर जहां पे मध्य का भाग और जहां पे आपका पीछे का भाग। विवृत स्वर किसका भेद है? तो जब हम स्वरों का वर्गीकरण मुंह खोलने के आधार पर करते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर करते हैं, तो विवृत स्वर उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यंजन क्या है? तो वह क्या है? वह आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनको देखिए अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्वरों और व्यंजनों के मध्य ये बोले जाते हैं, उनके मध्य में इनको रखा जाता है। और वह क्या है? यह एक अंतस्थ व्यंजन है। वह के अलावा और कौन से हैं? तो देखिए या, रा, ला और वा, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन है हिंदी के, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर से ही मैंने इनको लिया है, चाहे वो UPSSC का हो या फिर अदर एग्जाम का हो। ठीक है, तो सभी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनको आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो धुंधला में जो प्रत्यय है वो है आपका ऑप्शन सी, ला। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के आखिर में लगते हैं और कुछ अर्थफुल वहां पे मीनिंग बना देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय आपके अंत में लगते हैं। तो धुंधला में ला जो है ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। जब हमने सर्वनाम पढ़े थे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको पूछेगा हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, आप बताएंगे 11। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाते तो आप बताते 6 भेद होते हैं। ठीक है, 11 सर्वनाम के मूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल सर्वनाम? तो देखिए, एक होता है मैं, इसके अलावा हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो और सो। ये 11 हैं जो मूल सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो अतियुक्ति शब्द में यहाँ पे आपकी यण संधि है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अतिधन युक्ति बनेगा, यानी कि ई और या आपका मिल रहा है, या यू मिल रहा है, ई और यू। ठीक है, अतिधन युक्ति होगा। तो ई और यू मिल रहा है, ये आपकी छोटी ऊ बना रहा है या यू बना रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे यू बना रहा है और यहाँ पे आपका यण संधि होगा, अतियुक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण या रचना। ठीक है, सृष्टि का अर्थ, इसका जो विलोम होगा ये होगा प्रलय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भव। भव जो होता है यह संसार का पर्यायवाची शब्द है। संसार या दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची शब्द होता है भव। जैसे आपने सुना भी होगा कि भव सागर से कोई पार हो गया या तर गया। ठीक है, तो भव ये दुनिया का होता है। इसके अलावा पय, अम्ब, आब, ये सब आपके जल के पर्यायवाची हैं। इनके अलावा नीर, ये भी जल का है। सलील, ये भी जल का पर्यायवाची है। इसके अलावा उदक, ये सब आपके जल के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख धनी, यानी कि पैसा तो है लेकिन अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो धनवान है लेकिन मूर्ख है, उसके लिए ये शब्द या ये लोकोक्ति का प्रयोग होता है। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो तत्सम तद्भव शब्द जो हैं वो भी पूछे जाते रहे हैं। हल्दी शब्द का जो तत्सम होता है ये होता है ऑप्शन सी, हरिद्रा। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का आपने चयन करना है। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, शमशान। ठीक है, ये आपका शुद्ध है। अगला है, चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो जैसे यहां पर लिखा है चिर और चीर, इनके अर्थ आपको बताना है यहीं पे से। ठीक है, कि चिर का अर्थ क्या होगा, चीर का अर्थ क्या होगा। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, पुराना और कपड़ा। जो ये पहला वाला चिर है इसका अर्थ होता है पुराना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये इसका चिर प्रतिद्वंदी है या इसका चिर मित्र है, यानी कि पुराना दोस्त है, पुराना प्रतिद्वंदी है। और ये जो दूसरा चीर है इसका अर्थ होता है कपड़ा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, दही खट्टा है। हमें पता है जो दही शब्द होता है, दही एक तरीके से पुल्लिंग है, तो इसके साथ आपका खट्टा ही जुड़ेगा। दही खट्टा है, ये यहां पे शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका, इसको लिखा है तुलसीदास जी ने और इसकी जो भाषा है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? यह है तुलसीदास जी और इसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस को भी लिखा है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों बातों को आपको याद करना है। नेक्स्ट है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो उपकृत शब्द के लिए जो सही वाक्यांश है यहां पर इस शब्द के लिए ये है, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत यानी कि जिसके ऊपर हमने एहसान किया है, जिसके ऊपर हमने उपकार किया है, उसको उपकृत कहा जाता है। ठीक है, या फिर कृतज्ञ, जो एहसान को मानता हो। नेक्स्ट है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो चीज़ युगों से चली आ रही है, लगातार चली आ रही है, हमेशा के लिए चली आ रही है, उस चीज़ के लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सनातन। ठीक है, सनातन जो है इसका सही आंसर है। देखिए, युगांतर का अर्थ क्या होता है? दो युगों के मध्य में जो अंतर होता है, यानी कि युग युग जैसे बदलते रहते हैं, अंतर आता रहता है। एक युग से दूसरे युग में जो अंतर आए वही आ गया आपका युगांतर। ठीक है, यानी कि काल के साथ। युगांत की बात करें तो युग के अंत की बात हो रही है, लेकिन सनातन इसका अर्थ होता है हमेशा बने रहने वाला, जिसका ना आदि हो, जिसका ना अंत हो, जो लगातार चला आ रहा हो, यानी कि युगों से चला आ रहा हो, उसी के लिए सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो उपमेय यानी कि उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है। तो जब हम इन दोनों में एक दूसरे की संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। यहां पे क्या हो रहा है? देखिए, यहां पे जो आपका उपमेय है, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही है और जिससे उपमा दी जा रही है, दोनों को एक ही रूप मान लिया गया है, दोनों को एक ही रूप का मान लिया गया है। यानी कि चरण को माना गया है कि चरण जो है कमल के जैसे हैं, तो उसी के रूप में मान लिया गया, दोनों को समान रूप में मान लिया गया, इसीलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति ये जो रचना है ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काफ़ी सारी रचनाएं पेपर में पूछी जाती रही हैं, तो आपको इनको क्विक रिवाइज कर लेना है, इनको नोट कर लेना है। कौन कौन सी हैं? देखिए, अनामिका ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके अलावा कुकुरमुत्ता, इसके अलावा राम की शक्ति पूजा, इसके अलावा एक और था नए पत्ते। नए पत्ते भी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली, आराधना, परिमल, गीतिका, गीत पुंज, ये सब रचनाएं निराला की हैं। नेक्स्ट है, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो देखिए, जो ये कामयानी है जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है और यह एक महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक महाकाव्य है। खंड काव्य की अगर हम बात करें, खंड काव्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन के एक खंड के ऊपर जो लिखा गया हो, जिसके इस एक खंड के बारे में जिसमें विवरण से लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं खंड काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य ये होता है कि कोई भी ऐसी स्वतंत्र काव्य जिसका संबंध
पहले वाले जो हुआ है उससे ना हो या दूसरे से ना हो, यानी कि अपने आप में ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, आपने कुछ दो लाइनों को लिखा जैसे कबीरदास लिखते थे। इन दो लाइनों को अर्थ समझने के लिए इससे पहले मैंने क्या लिखा आपको उसकी जरूरत नहीं है, इसके बाद में क्या लिखूंगा कोई जरूरत नहीं है। ये दो लाइनें अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो आपके मुक्त काव्य कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि आगे पीछे जिसका कोई संबंध नहीं होता, अपने आप में संपूर्ण है। महाकाव्य आपने यहां पे देखा, कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है जो कि एक महान काव्य होता है, उसी को हम यहां पे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, चंपू काव्य क्या होता है, वो काव्य जिसमें गद और पद दोनों का मिश्रण वहां पे यूज किया हो, उसी को हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये रचना है चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये लिखी गई है और यह किस काल की है, सही आंसर है आदिकाल की रचना है। आदिकाल की अगर बात करूं तो 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के काल को आदिकाल माना जाता है। ठीक है, 1350 तक, 1350 के बाद जो आपका शुरू होता है 1650 तक, इसको माना जाता है आपके भक्ति काल के रूप में। ठीक है, और 1650 से लेके 1850 तक ये माना जाता है रीति काल, और 1850 के बाद आपका आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट तो है ही, साथ में आपके जो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी कवर हो सके। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है आपको प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ों को आपको शॉर्ट में बताना। नेक्स्ट है, अब यहां से आपके हिंदी खत्म हो गई है, अब जीके और उत्तराखंड के यहां पे आपके 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आज का, पहले गढ़वाली गायक कौन थे जिनके गीत रेडियो पर प्रसारित होते थे। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जीत सिंह नेगी। जीत सिंह नेगी ऐसे पहले गढ़वाली गायक थे जिनके गाने रेडियो पर प्रसारित होते थे। जीत सिंह नेगी का हाल ही में निधन हुआ है, 2020 जून में इनका निधन हुआ है, तो आपको पेपर में इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनका संबंध पौड़ी जिले से है, इनको गढ़वाली गीतों का गॉड फादर भी कहते हैं, और इसके अलावा गढ़वाली शहगल का उपनाम भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाली शहगल के नाम से किसे जाना जाता है, जीत सिंह नेगी को। ठीक है, चलिए एक और चीज आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हीरा सिंह राणा हैं, ये भी एक लोक गायक हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हम कई बार कवर कर चुके हैं। ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये दी थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। ठीक है, इसका पूरा नाम है एल्गिन द्वितीय। ये भारत का वॉइसरॉय रहा था 1894 से लेकर 1899 तक ये भारत का वॉइसरॉय रहा था। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट है, थाला बुग्याल किस जनपद में स्थित है। थाला बुग्याल आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, यानी कि कौन सी लिपि का प्रचार हुआ था दक्षिण भारत में। सही आंसर है ब्राह्मी लिपि का। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा द्वीप था। तो देखिए फार्मोसा द्वीप किसका नाम था, फार्मोसा ये था आपके ताइवान का। ताइवान का जो द्वीप है छोटा सा, इसको पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। तो अंग्रेजों ने खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया था। अगला है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या था। तो चंद काल में जो नगद टैक्स लिया जाता था उसको सिरती टैक्स कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के आधार पर है और यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान का ब्रेल संस्करण 2021 में जारी किया महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी ये आपके नैनीताल में है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। किसके नाम पर यह अकादमी है। तो RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए 2020 में ही उत्तराखंड से भी जो आसन बैराज है, आसन संरक्षित क्षेत्र है, उसे रामसर साइट घोषित किया गया। इसके अलावा कबरताल इसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया। ठीक है, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया। ये आपके बिहार राज्य में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये होती है आपके 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। हरिहर और बुक्का ने। राजा कौन बनता है इन दोनों में? राजा बनता है हरिहर। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई दिल्ली में सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली में सुल्तान था। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि इन दोनों ने, हरिहर और बुक्का ने, किस वंश की स्थापना करी? तो इन्होंने संगम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के बाहर एक और भारत किसकी रचना है? ये रचना है उमाशंकर सतीश की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मनीला देवी देवालय कहाँ स्थित है? तो मनीला देवी देवालय ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। निम्न भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% चांस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में बनने के, क्योंकि ये क्वेश्चन संबंधित है यूएस के एक अवार्ड से जो मिला, जो कि क्या है? लीजन ऑफ मेरिट 2020 का अवार्ड है और यह नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है और प्रधानमंत्री को मिला है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे इनकी मेजबानी भारत ने पहली बार कब करी? ये करी वर्ष 2010 में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। अगर इन खेलों के इतिहास की बात करें तो इनकी शुरुआत 1930 में होती है। पहले गेम्स कनाडा में खेले जाते हैं। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में जो हिस्सा लिया ये 1934 में लिया था। ठीक है, ये हुआ राष्ट्रमंडल खेल। एक और गेम्स होते हैं एशियन खेल। ठीक है, एशियाई खेल जिनको हम कहते हैं, इनकी शुरुआत 1951 में हुई और पहली बार ये गेम्स दिल्ली में खेले गए। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, कॉमनवेल्थ 1930 कनाडा, एशियन गेम्स 1951 और नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? देखिए ये जो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, हाल ही में एसएससी का कुछ एग्जाम हुए थे सीजीएल के, वहां पर ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए थे, वहीं से मैंने इनको लिया है क्योंकि ज़्यादा चांसेस है इनके रिपीट होने के। ठीक है, तो ये जो सक्षम अभियान है यह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और इसका मकसद जो था किसके बारे में जागरूकता फैलाना था? तो जो स्वच्छ ईंधन है उसको अपनाने के बारे में यह अभियान था। ठीक है, सक्षम अभियान। नेक्स्ट है आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए आसन बैराज इसका निर्माण हुआ 1967 में। ये आपको ध्यान रखना है। 2005 में इसको संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया या इसकी घोषणा की गई। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसको कब बनाया गया? 2005 में। और 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? यानी कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कौन सी अनुसूची बताती है? सही आंसर है चौथी अनुसूची बताती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है ये आपके शक्तियों के बंटवारे को लेकर है। ठीक है, दूसरी अनुसूची जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी तनख्वाह को लेकर है कि इनको वेतन कहां से दिया जाएगा। जो आपकी छठी अनुसूची है ये आपके जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां का प्रशासन कैसे होगा वो छठी अनुसूची बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? देखिए कार्नवालिस कोड जो था यह लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1793 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कार्नवालिस से। पहला, ये जो कार्नवालिस कोड था ये किस पर आधारित था? तो ये शक्तियों के पृथकीकरण पर आधारित था। ठीक है, शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। दूसरा पॉइंट, कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? झिलमिल गुफा आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। संतुरा देवी मेला किस जनपद में लगता है? संतुरा देवी मेला आपके कहाँ लगता है? तो ये आपके ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, टिहरी गढ़वाल में यह मेला लगता है।
धारशिल अभिलेख किस पंवार राजा से संबंधित है? तो धारशिल अभिलेख जो है ये आपके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अनंतपाल से ये संबंधित है धारशिल अभिलेख। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए महाबलीपुरम में जो ये रथ हैं, रथ मंदिर हैं, इनका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। पल्लव राजा हैं, पल्लव वंश ने करवाया था। और अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेगा तो पहले भी मैंने बताया है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ पे इन रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो कुल मिला के ये 7 हैं। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डाइवोलो ये कहाँ है? तो देखिए अंडमान और निकोबार को लेकर ऐसे प्रश्न बनते रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है कि जो इनकी सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कौन सी जगह पर है, विशेष जगह पर है, तो ये पूछे जाते रहे। एक बार आप इनको एग्जाम से पहले रिकॉल करके जरूर जाएं। ठीक है, माउंट डाइवोलो की बात करें तो ये आपके मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस चंद राजा की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है? तो जागेश्वर से त्रिमल चंद की सोने की जनेऊ मिली है। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? देखिए 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल ये नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कॉलिन मैकेंजी को। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसके बारे में आप जानते हैं, स्थापना 1767 में होती है बंगाल के यानी कि कोलकाता के अंदर। ठीक है, और फिर 1942 में इसको कहाँ ले आते हैं? देहरादून में ले आते हैं। ये तो हमने स्थापना की बात करी। हमने यहाँ पे देखिए स्थापना हो रही है 1767 में, लेकिन भारत का पहला सर्वेयर जनरल बन रहा है 1815 में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1767 से लेकर 1815 तक जो 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, बंबई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों में अलग अलग सर्वेयर जनरल होता था। 1815 में तीनों को मिलाकर एक पद बना दिया गया और उसको पूरे भारत का सर्वेयर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल बना था कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, एक और पॉइंट, ये जो हॉल्ट मैकेंजी है ये मैंने जानबूझकर यहां पर ऑप्शन में दिया कंफ्यूजन करने के लिए। हॉल्ट मैकेंजी का संबंध है महालवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन है? वो है हॉल्ट मैकेंजी। महासर्वेयर कौन है? वो है कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, धाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो धाकुड़ी नामक ये जो पर्यटन स्थल है ये आपके बागेश्वर में स्थित है। किस पंवार शासक के काल से मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की गई या शुरू हुई थी? तो ये शुरू होती है बलभद्र शाह के शासन काल से। किस भारतीय ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करी थी? यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? कई बार पढ़ चुके हैं। गद्य रूप में लिखा गया है आपका, गद्य रूप और पद रूप दोनों में रचित है, यह है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट है, मूर्खली आभूषण किस अंग में पहना जाता है? मूर्खली आभूषण मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, परसों वाली वीडियो में। मूर्खली से आप मूर्ख को याद करें और मूर्ख के आपको कान खींचने हैं। मूर्खली आभूषण आपके कानों में पहना जाता है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्षों में जनसंख्या डबल हो जाती है। मिट्टी का चेहरा किसकी रचना है? मिट्टी का चेहरा ये रचना है राजेश जोशी की। रुद्रपुर से रोटी बैंक योजना की शुरुआत कब की गई? तो रोटी बैंक योजना इसकी शुरुआत की गई आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से और ये शुरुआत हुई 2017 में। नेक्स्ट है, हरीश चंद्र कांडपाल को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं युवा वैज्ञानिक पुरस्कार को लेकर। इनको दिया गया 1990 में। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट है, बगोली बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगोली बांध जो है ये आपका पिंडर नदी पर है और अगर जनपद की बात होगी तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग चाणक्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से कोटद्वार को जाना जाता है। प्रसिद्ध गोला बाजार कहाँ है? तो गोला बाजार आपके श्रीनगर में स्थित है।
गांधी जी ने किस वर्ष नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में करी थी। अगला है कुंचिकुल प्रपात कहाँ स्थित है? तो कुंचिकुल प्रपात ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। उद्योगचंद और देपाल के मध्य खैरागढ़ी की संधि कब होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1688 में उद्योगचंद और देपाल के बीच खैरागढ़ी की संधि होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उजली होली या बैठकी होली किस जनजाति द्वारा खेली जाती है? तो उजली होली या बैठकी होली ये आपके कौन सी जनजाति के द्वारा खेली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति के द्वारा। किस मुगल शासक के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए कुछ ही दिन पहले हमने इसको कवर किया था, पूरा मैंने आपको बताया था इसके हिस्ट्री के बारे में। मुगल शासक था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के जो फरमान था उसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने ये फरमान कब जारी किया था? 1717 में। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ये क्वेश्चन भी हाल ही में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ये है आपके ऑप्शन बी, तिल। नेक्स्ट है डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोबरा चांटी की गाथा ये जो किताब है यह शीशपाल सिंह गुसाई के द्वारा लिखी गई है। अगला है, किस काल में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था? तो सिंचित भूमि को केदार भूमि ये कहा जाता था पौरव काल में। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है, इसके अंदर कुल मंजिलों की संख्या 5 है। अगर ऊंचाई पूछेगा 72.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अठूड़ी उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? अठूड़ी उत्सव ये आपके उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अठूड़ी उत्सव को ही हम दायरा बुग्याल में मक्खन की होली के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो दायरा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है उसी को स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम उसका अठूड़ी उत्सव है, ठीक है। दायरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। अठूड़ी उत्सव या मक्खन की होली को प्रसिद्ध करने का श्रेय चंदन सिंह राणा को जाता है। अगला है, मंझियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रति व्यक्ति आय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए जो पर कैपिटा इनकम होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है, इसी को हम औसत आय एवरेज इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य वृक्ष बुरांस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देखिए बुरांस के ऊपर डाक टिकट 1977 में जारी किया गया था। अगर मैं मोनाल की बात करूं, मोनाल के ऊपर डाक टिकट 1975 में जारी हुआ। और अगर मैं ब्रह्मकमल की बात करूं तो 1982 में ब्रह्मकमल के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए? तो अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान था आपका इल्तुतमिश। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? तो ये रथ यात्रा त्यौहार है ये आपके उड़ीसा के पुरी का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। सूर्यवंश के विद्रोही खवाश खां को किस चंद राजा ने शरण दी थी? तो खवाश खां एक सूर्यवंश का विद्रोही था, इसको शरण दी थी माणिक चंद ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एपण गल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं की एपण गल ये किसको कहा जाता है, किसका ये उपनाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी खाती को कुमाऊं की एपण गल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एपण गल ऑफ कुमाऊं। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मिले लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम हैं? तो देखिए बालेश्वर मंदिर आपके चंपावत में है, यहाँ से एक लेख मिला है, ये लेख कराचल देव का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कराचल देव का 1223 का ये एक लेख है और इसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, नेवारी व खसकुरी क्या है? तो नेवारी और खसकुरी ये आपके नेपाली भाषाएं हैं। अगला है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? डेट सहित आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में पहुंचकर अपना नमक कानून को तोड़ा था। उन्होंने दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो ये उन्होंने 12 मार्च को शुरू किया, 24 दिन के बाद लगभग वो दांडी पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने अपना नमक कानून तोड़ा।
नेक्स्ट है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में होने वाली वनस्पतियों को लिपिबद्ध किसने किया? तो उत्तराखंड में जितनी भी वनस्पतियां मिलती हैं इनको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है ये रामलाल शाह को जाता है। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, जिसमें इन्होंने सभी वनस्पतियों को लिपिबद्ध किया। उसका नाम था, उस किताब का नाम था फ्लोरा रानीखेत येंसीस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घराटों पर सालाना कर कब लगाया गया? देखिए घराटों के ऊपर सालाना कर ये लगाया गया था 1922 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। घराटों के ऊपर टैक्स लगाने के जो सुझाव दिया था वो बेकेट के द्वारा दिया गया था। घराटों के ऊपर पहली बार कर 1861 में लगाया गया, लेकिन वो जो कर लगाया गया वो पिसाई के आधार पर होता था, यानी कि जितना आप पिसाई करेंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ता था उसके आधार पर। लेकिन 1922 में इस टैक्स को सालाना कर दिया गया, यानी कि आप कुछ पीसो या ना पीसो आपको सालाना टैक्स देना पड़ेगा। भारत में पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो कितने परसेंट भूमि है जो भारत के पास है? वो है आपकी 2.4% भूमि। ठीक है, तो पूरी विश्व का 2% हिस्सा भारत है। और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में है। ब्रिटिश काल में किस भूमि को केसर ए हिंद भूमि कहा जाता था? तो अंग्रेजों के समय में केसर ए हिंद भूमि जो बेकार भूमि होती थी उसको कहा जाता था। बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा आपके देवप्रयाग में स्थित है। और अगर पूछा जाता शंकर मठ कहाँ पर है तो शंकर मठ आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। www की खोज कब की गई? यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी खोज कब की गई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1990 में टिम बर्नर ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार उत्तराखंड में पूछा गया है। www को लेकर फुल फॉर्म भी पूछी गई है, खोजकर्ता की भी पूछी गई है। अब यहाँ पे हमने वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चमोली स्थित माणा पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जो चमोली में स्थित है आपका माणा पर्वत, इसकी ऊंचाई आपको पूछी जा रही है 72 मीटर यह माणा की ऊंचाई है। ठीक है, अगर हम 71-20 की बात करें तो ये त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 74-34, ये आपके नंदा देवी जो पूर्वी है उसकी ऊंचाई है, और 71-38 आपका जो चौखंबा शिखर है उसकी ऊंचाई है। बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर जो है ये आपके NH7 पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग और उन पे बसे हुए जो महत्वपूर्ण आपके स्थल हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो आपको दे चुका हूं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड टॉपिक वाइज वाली वीडियो में सीरीज जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई है किसमें? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये किसमें समाहित है? ये आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें समाहित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो ये शब्द है ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। दुनिया का पहला लैपटॉप किसके द्वारा बनाया और जारी किया गया? तो दुनिया का जो पहला लैपटॉप बनाया गया था यह एस्पॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया, 1981 में इसको जारी किया गया। ठीक है, तो बनाया किसने पहला लैपटॉप? एस्पॉन के द्वारा बनाया गया और जारी किया गया। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है ऑप्शन ए, टॉम लिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ईमेल की खोज 1972 में करी, ये आपको ध्यान रखना है। भोटिया लोगों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भोटिया लोगों के समूह को स्थानीय भाषा में कंच या कूंच के नाम से जाना जाता है। देखिए भोटिया लोगों में सामूहिक रूप से यात्रा की जाती है, पूरे ग्रुप के साथ वो चलते हैं और उस ग्रुप को जब वो यात्रा करते हैं उस पूरे ग्रुप को कंच या कुंच कहा जाता है। अगर हम थारू परिवार की बात करें तो थारू परिवार को स्थानीय भाषा में संघ के नाम से जानते हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में कोई भी किसी भी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आपके हर साल 29 जून को मनाया जाता है। सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा है जो आपस में जोड़ता है? तो वो है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। कभी कभी सीधा राज्य पूछ लेता है तो ये आपके सिक्किम में है। इसके अलावा अगर मैं बोमडीला दर्रे की बात करूं तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है।
तुजू दर्रा ये आपके मणिपुर में है और दिफू दर्रा ये भी आपके अरुणाचल में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, पोटवार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो ये पोटवार का पठार है ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 13वां मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करा। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और देखिए मॉक टेस्ट में आपको थोड़ा टफ मॉक टेस्ट आपको ये लगा होगा, लेकिन ऐसा ही मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आसान क्वेश्चन डाल दूँ कि भारत में मुगल कब आए थे, भारत कब आज़ाद हुआ था, आप मॉक टेस्ट में 100 नंबर भी ले आओ, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैंने थोड़े क्वेश्चन डीप पूछे थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, तो आपका पूरा टेस्ट यहाँ पे हुआ है। जो चीज़ आपको नहीं आई यहाँ पर, जो चीज़ आपकी कमज़ोरी थी, जिस क्वेश्चन में आप फंसे, अब उसके बारे में आप डिटेल में जाके पढ़िए, उस चीज़ को कवर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर किसकी तरह सोचेगा, आपकी तरह सोचेगा, मेरी तरह सोचेगा या किसकी तरह सोचेगा। तो आपको सभी पर्सपेक्टिव में तैयारी करनी है। जो चीज़ें आपकी यहाँ पर वीक थी, जहाँ पर आपके नंबर कटे इस मॉक टेस्ट के अंदर, उनकी अच्छे से तैयारी करें, तभी आपको मॉक टेस्ट का फ़ायदा होगा। मॉक टेस्ट में नंबर ला के पूरा करके 100 नंबर 90 नंबर लाके कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको अपनी टेस्ट करना है कि आपका जो आपने पढ़ा है, आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, लेवल कैसा था, और साथ ही क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप अपना स्कोर कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ आपने पूरा मॉक टेस्ट को सॉल्व किया, क्योंकि काफ़ी समय लगता है एक मॉक टेस्ट को बनाने में। ठीक है, कोशिश करनी होती है कि सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर का ना हो, लेवल मेंटेन किया जाए। तो काफ़ी मेहनत लगती है एक मॉक टेस्ट बनाने में। तो आपको बस इतना करना है, अपना कमेंट करना है स्कोर को, कि आपके इन 100 में से कितने मार्क्स आपके यहाँ पर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस मॉक टेस्ट को जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।